जो लोग बोल देते हैं ना नेटवर्क इज नेटवर्क, तो उसमें एक ना मिथ है, नेटवर्क इज नेटवर्क में लोग, अगर मैं मेरे ही जैसे 100 लोगों के साथ घूम रहा हूँ भाई, तो मैं बहुत बड़ा यापा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होना है यार। इतना बड़ा माध्यम है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो हम लगे रहते हैं उसमें अपनी चीजों में। आपके पास इतना बड़ा टूल है, अगर आप कुछ अच्छे वैल्यू एडेड कंटेंट डालेंगे तो आप लोगों से कनेक्ट बना सकते हैं। अनु मलिक ने इंटरव्यू में बोला था कि आज की डेट में भी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ काम मांगने। एक कोई नया आदमी जब हमारे पास आता है और वो काम मांगेगा तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। अनु मलिक उसने अपने काम से अपने आप को प्रूफ कर दिया है। वो उन लोगों के पास काम मांगने जा रहे हैं जो ऑलरेडी अनु मलिक के काम को जानते हैं। इसलिए अगर उन 10 में से 6 लोग शायद उनको कंसिडर कर लें। शॉर्टकट तो नहीं है, आप भी यहाँ पे बैठे, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, तो हमारा कंटिन्यूअसली मेहनत से ही हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, और ओवरनाइट तो कुछ भी कोई भी अचीव नहीं कर सकता है। आप हमेशा अपने आउटपुट पे फोकस करते हो यार, आप इनपुट पे फोकस ही नहीं करते। आपका आउटपुट है कि मुझे 4 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, गलत है भाई। आपका इनपुट होना चाहिए मुझे अच्छे कंटेंट बनाना है, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं क्या नई चीजें सिखा सकता हूँ। हमारे समाज ने या हमारे लोगों ने या हमारी थॉट प्रोसेस में ये आ गया कि जिसकी जेब में जितना पैसा है भाई वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। मतलब मुझे नहीं पता आईफोन 17 की ऐसी क्या दीवानगी है कि लोग हर साल मोबाइल बदल रहे हैं। मुझे लगता है इट्स योर हार्ड अर्न मनी, और आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हो, तब भी ये मार्केट गिमिक में मत जाओ। जैसे हम टूथब्रश मेरा आप यूज नहीं करोगे, आपका मैं यूज नहीं करूंगा, तो मैं आपके सपनों को कैसे जीऊंगा या मेरे सपनों को आप कैसे जियो। मैंने अपने लिए ना कुछ सपने बड़े देखे थे, और मुझे लगता था एक मौका ऐसा आया भी कि जब मुझे घर में बोला गया कि या तो ये अपने सपने चुन के तुम भाई घर छोड़ दो या वो कर लो, तो 6 अक्टूबर 2014 वो हुआ था दिन, तो मैंने नेक्स्ट डे घर छोड़ दिया। तो द अंकुश बजाज शो में आप सबका स्वागत है। हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं दर्शन भाई, दर्शन साखला, जो कि एक सिंगर भी हैं, और आपने कई जगह उनको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आपने उनसे इंटरेक्शन किया ही होगा, बात किया होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो वेलकम टू द शो भाई, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। सो मच आपको बुलाने के लिए और मतलब बहुत साल बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शन भाई, जैसा कि आप एक नया पर राजिम में आप हुए और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो थोड़ा सा अपना इनिशियल स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताइए कि कैसा आपकी जर्नी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लाइफ को लेके इनिशियल स्टेजेस में। भाई सफर ऐसा रहा कि जैसे सबका होता है कि आप राजिम में हैं, राजिम से निकले, बहुत छोटा सा कस्बा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजिम, राजीव लोचन भगवान के कारण। पास में चंपारण है, तो जो वैष्णव संप्रदाय है उनके कारण। तो छोटे कस्बों में जब हम रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छोटी हो जाती है। आपको जो लोग मिलते हैं, उनके सपने, उनकी बातें, तो बहुत लिमिटेड तरीके से जीने के ना तरीके हमको पता होते हैं। पर लेकिन जब राजिम में था तो मुझे याद आया कि सपने मैंने हमेशा ना बड़े देखे। मतलब मैं जो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलता था, तो मैं उनको हमेशा ना वहाँ पे क्रिकेट के बाद मैं वहाँ पे गाना गाता था स्टेज में। तो मैं हमेशा बोलता था कि देखना सालो, जिस दिन मैं गाऊंगा ना, मतलब हज़ारों लोग ऑडियंस में होंगे। मेरे दोस्त आज भी रिलेट करते हैं उस चीज़ को। उस समय शायद मैं ये बोलता भी था कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं हम जिनको टीवी पे देखते हैं, वो एक दिन ना मेरे दोस्त बनेंगे, मैं उनके साथ खाना खाऊंगा, मैं उनके साथ घूमूंगा। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें काम करती है। एक तो जो कहते हैं बचपन से कहावत आपने भी सुनी होगी, किवदंती है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जबान पे बैठ जाती है। तो वर्ड हैव पावर। और सेकंड, आपके एफर्मेशंस जिनको हम मंत्र कह लेते हैं, कि जब उसमें शक्ति और वो इतना ज्यादा रिपीट होने लगता है ना, तो वो आपकी डेस्टिनी बनने लगता है। तो शायद उस समय मैं मजाक में कहता था या उसको फील करके कहता था, तो वो मुझे लगा कि मेरी लाइफ को ना एक नई दिशा पे ले जाने लगी चीजें। ओके, सो राजिम में आप कब तक थे? टिल 10th मैंने राज्य में पढ़ाई करी। और फिर क्योंकि जैसा होता है कि हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप बताते हैं कि हमको लाइफ में आगे करना क्या है। मैं बिल्कुल मैथ्स लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मैथ्स में अगर 3+2=5 मैं याद कर लिया हूँ, और कोई 2+3 पूछ ले तो मुझे मतलब तारे याद आ जाते थे। बट क्योंकि घर वालों का प्रेशर था, मम्मी का प्रेशर था, क्योंकि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर था, वर्मा जी की बेटी इंजीनियर थी, तो फिर साखला जी का बेटा कैसे पीछे रहता। तो एक बिल्कुल उन्होंने बोला कि अब रायपुर जाओ पढ़ने और मैथ्स में पढ़ाई करो। तो मुझे भी लगा कि एक सेंट्रल जेल से बाहर निकलने का आभास हो रहा है। बोला जो होगा देखा जाएगा, अभी तो यहाँ से निकलो बाहर। और फिर मैं रायपुर आया, और भाई 2 साल ना फुल जिंदगी जी। मतलब स्कूल जाते नहीं थे, अटेंडेंस बहुत कम रहती थी,
लेकिन ये रहा कि उस समय भी मैंने नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना सीख लिया था, नए लोगों से कैसे मिले, नई चीज़ें कैसे सीखें। तो वो करते करते लाइफ से इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि आप जब अपना ड्रीम और अपने गोल को लेके क्लियर हो जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। बनस्पत शायद मुझे 1+2 + 3 a + b² ये लाइफ में कहाँ यूज होगा वो मेरे लिए तो काम नहीं आया, बट मैंने लाइफ में किससे कहाँ क्या सीखा, किसने धुतकारा, किसने प्यार किया, किसने साथ दिया, किसने गाली बकी, तो वो सारे इमोशंस, वो सारी एनर्जी, वो बहुत काम आई अपनी लाइफ को बनाने में। ओके। तो मैं कहीं ना कहीं मैं भी को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी भी कहीं वैसे ही चालू हुई। नयापारा राजिम से मैं 1 साल एज अ जॉब करने गया दिल्ली। वहाँ पे मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको एक स्टार्ट लेना ज़रूरी है। और इन जनरल हम लोगों ने देखा है कि जो छोटे कस्बों के जो बच्चे हैं वो उनको बेसिकली अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है वहाँ पे। और एक जैसे आपने बताया कि भाई इंजीनियरिंग हो गया, ये ट्रेडिशनल पढ़ाई करो, जॉब करो, वो एक जो मेंटलिटी रहती है उससे उठ के जब बच्चे आगे निकलते हैं और चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे को लगता है हेल्प करी आपको भी। और बैक बेंचर वाली जो कहानी है वो तो डेफिनेटली मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कि पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट होना ज़्यादा बेटर है रादर देन आप क्लास में आई वॉज फर्स्ट आ वेरी गुड रहे इन स्टडी। हो। ओके। मैं 10th तक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं टॉपर था, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई करना नहीं चाहता था। ओके। मेरी मम्मी टीचर थी तो पढ़ना ही पड़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा ना मेरा मन लगता था गाने में, बजाने में, फिल्मों में, कहीं स्टेज में बोलने में, परफॉर्म करने में। तो मैंने एक बार, मुझे याद भी है कि मैंने 9th-10th में ना अपने पेरेंट्स को बोला भी कि आप मुझे खैरागढ़, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, आप मुझे वहाँ एडमिशन करा दो, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। तो मतलब बिल्कुल घर में ऐसे हालात हो गए थे कि जैसे मैंने किसी का मर्डर करके आ गया हो, और 3-4 दिन तक सन्नाटा, कोई बात नहीं। और फिर फाइनली मुझे एक फरमान सुना दिया गया कि भाई तुम मैथ्स ले रहे हो और तुमको इंजीनियरिंग करनी है। ओके। तो ये सिंगिंग वाला तो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि आपने सिंगिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और खासकर देखिए सिंगिंग में आपने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा, मैं आपके यूट्यूब्स वगैरह पे भी गो थ्रू कर रहा था, तो आपने जो सिंगिंग में किया है और खासकर स्पिरिचुअल सिंगिंग में, तो उसके बारे में बताइए कि उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है और उसमें आपने कैसे आगे बढ़े उस पर। आ, भाई मैं जिनको मानता हूँ, मतलब वो कृष्ण जी के अवतार है, रामसा पीर कहते हैं, राजस्थान में मंदिर है उनका, तो मैं उन पे मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और मैं जब 6th-7th में था तो मैंने एक सिंगर को सुना था, गोपाल बजाज, अब नहीं रहे वो इस दुनिया में, हैदराबाद के सिंगर थे। मैंने आज तक बहुत सारे सिंगर्स को सुना है, लाइव सुना है, लेकिन मैंने आज तक उनके जितना अच्छा परफॉर्मर मैंने नहीं देखा है। सिंगिंग में हो सकता है कोई उनसे बहुत बेहतर हो, कोई ना हो, बट परफॉर्मर उनसे अच्छा तो आज तक नहीं देखा है। तो जब उनको पहली बार सुना ना, मैं दीवाना हो गया, और मेरी जिंदगी में मुझे एक ही था कि मुझे अगला गोपाल बजाज बनना है। ओके। मैं 7th-8th में अपने नाम के आगे मिनी गोपाल बजाज लिखना शुरू कर देता था। मैंने उनकी सारी कैसेट रट डाली थी, उनके 25-50 प्रोग्राम मैंने 2 साल में अटेंड कर लिए। तो मैं इतना रट चुका था उनके प्रोग्राम को कि मुझे पता चल जाता था कि वो खासेंगे भी कहाँ, या यहाँ पे ये डायलॉग देंगे, यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, वो इस तरीके से नाचेंगे। तो कॉलेज जब फर्स्ट ईयर में था तो उनका एक शो था, और वहां उनसे मिलने गया, और सडनली उनके लिए, मेरे लिए लकीली, उनका एक को सिंगर नहीं आया जो कोरस में गाता था। तो उनने फिर मुझे पहला मौका दिया कि चलो अब तुम मेरे साथ कोरस में बैठ के गाओ, माइक को थोड़ा दूर रखना बट गाना। तो वहां से शुरू किया। फिर जहां जहां उनके शोज होते थे मैं स्कूल कॉलेज छोड़ के पहुंच जाता था उनके पास, और कोरस में गाना शुरू किया। मैंने लगभग उनके साथ 40-50 से ज्यादा शोज कोरस में बैठ के सीखा, क्योंकि मैं उनका दीवाना था। और जब आपकी किसी के प्रति दीवानगी समर्पण का रूप लेती है ना, तो फिर आप उसको ईगो में नहीं देखते कि यार मैं सिर्फ कोरस में ही गा रहा हूँ। मतलब मेरे दोस्त मेरा मजाक भी बनाते थे कि यार तू बेटा सिर्फ मंजीरा बजाता रहता है पीछे। मुझे उसमें भी सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि यार अगर पूरी जिंदगी भी मैं ये करता रहूंगा ना, तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ हूँ जिससे मैं इतना ज्यादा प्रभावित हूँ। और दुर्भाग्यवश वो बहुत जल्दी चले गए। तो उनके जाने के बाद फिर मुझे छोटे छोटे शोज मिलना शुरू हुए एज अ सिंगर, और वो करते रहा। मैंने भी 100-150 से ज़्यादा भजन के शोज किए। ओके। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे कुछ और करना है, और वहीं से शुरुआत हुई बम्बई जाने की। ओके। एक बहुत बड़े संगीतकार हैं रविंद्र जैन जी, जिनको आंखों से दिखता नहीं है। अगर आप उनको सुने होंगे तो रविंद्र जैन जी वो हैं जिन्होंने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं से लेके राम तेरी गंगा मैली हो गई, और रामायण के जितना म्यूजिक है, लास्ट उन्होंने विवाह में संगीत दिया था। तो राजिम में ही उनका शो था रविंद्र जैन जी का, और मैं उनसे मिलने बेबीलोन होटल पहुंचा। मैं पहली बार किसी सेलिब्रिटी से जिंदा मिलने वाला था।
और अराउंड 11-12 बजे मैं बेबीलोन पहुंचा हूँ और शाम को 7 बजे उनके होटल का कमरा खुला है। तो 7 घंटा मैं सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए रविंद्र जैन जी के पास रुका था। और देखो, जब कुदरत आपको कुछ देना चाहती है ना, कुछ चीजें बनाना चाहती है, तो वो रास्ते इसी तरीके से बनाती है। वहां पे उनका पीए बात कर रहा था कि यार राजिम में शो है और दादू के लिए व्हील चेयर नहीं मिल रही है। ओके। उनको उस समय इंडियन टॉयलेट्स का चलन ज्यादा होता था, तो बोले यार राजिम में क्या वेस्टर्न टॉयलेट अवेलेबल होगा। तो मैंने बोला सर मैं राजिम का हूँ, मेरे घर पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा और मैं मेरे कजन को बोल के व्हील चेयर भी अरेंज कर दूंगा। तो रविंद्र जैन जी ने अपने पीए को बोला अरे भाई इस बच्चे को रख लो। तो मैं उनके साथ पहली बार राजिम ट्रैवल किया, उनकी पूरी टीम घर आई और वहां फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। और मुझे लगा कि यार भूल गए होंगे, बड़े लोग हैं बम्बई वाले, और मुझे भी एक फोटो मिल गई, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। 12-15 दिन बाद उनका दूसरा एक शो था बिलासपुर। तो एयरपोर्ट से उनके पीए का फोन आया कि दर्शन भैया ये दादू आपसे बात करेंगे। और दादू ने बोला कि हम एयरपोर्ट से पहले तुम्हारे घर आएंगे, अच्छा। चाय पी के हम बिलासपुर निकलेंगे। तो वो मेरी जिंदगी का समझ लीजिए आप टर्निंग पॉइंट था कि रविंद्र जैन जैसे संगीतकार जिन्होंने यशुदास, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, नितिन मुकेश, कैलाश खेर, शान, तमाम लोगों के साथ गाया है, काम किया है, राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है। तो वो जब आपके घर आए तो वो बोलते हैं ना कि शायद वो सुदामा को भी उतनी खुशी उस दिन नहीं होती कि अगर कृष्ण कभी उनके घर आ जाते। तो मुझे वो वैसी वाली फीलिंग थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यार कभी बम्बई आओ। उन्होंने बोला, हमने सीरियसली ले लिया और फिर मैंने बम्बई जाना शुरू किया। तो रविंद्र जैन एक बहुत बड़े स्तंभ रहे मेरी पूरी लाइफ को डिजाइन करने में। आज मुझे लगता है कि मतलब मैंने एक बेस रेडी किया है अपना। इस अभी आई एम 35, तो आगे बहुत सारी चीजें करना है। पर ये बेस को भी मजबूत बनाने में जो पहली कुल्हाड़ी होती है ना, वो रविंद्र जैन के स्नेह ने, वो रविंद्र जैन के प्यार ने और वो रविंद्र जैन की उदारता ने मारी है, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ को ना बनाने के काबिल हो सका। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो दर्शन भाई, इनिशियली जैसे मैं जितना जर्नी को आपकी समझ पाया हूँ, इनिशियली क्या होता था, जैसे आप बीच बीच में बॉम्बे जाते थे, है ना, कहीं आप जा रहे हैं तो घर वाले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो करते ही होंगे कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें अभी आप जो देख पा रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं देख पाते या फील नहीं कर पाते। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अपोज भी होता होगा कि यार ये मत करो या बिजनेस कुछ स्टार्ट करो, उसका कुछ प्रेशर था आपके उस पर? भाई बहुत ज्यादा। पर मतलब मुझे तो इतना प्रेशर था कि मुझे याद है मैं कॉलेज में था और मैं जब भजन के शोज करता था, क्योंकि मेरी मम्मी खुद गाती थी और उन्हीं को एक हारमोनियम बजाने वाला सिखाने आता था, तो वो तो नहीं सीख पाई, मैं सीख गया था। पर उनको एक शर्म आती थी कि यार हमारा बेटा गाना गा रहा है। अब आज मैं रिलेट कर पाता हूँ कि उनको इसलिए लगता होगा कि यार उन्होंने अपने जीवन में ना बहुत संघर्ष किया है, तो वो नहीं चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने किया है वो कभी मैं करूं। पर तो उसके कारण उनका बहुत अपोज रहता था कि ये सब क्या कर रहे हो, काम धाम से लग जाओ। तो उनकी इच्छा थी कि पढ़ लिख के एक ऐसी नौकरी लग जाएगी, कॉटन की शर्ट शॉटन की पैंट पहन के सुबह 9 बजे हम ऑफिस चले जाए, शाम को 6 बजे आए, बिल्कुल चिप्पट बाल रहे। और एक संडे हम फैमिली वाले सुबह पार्क घूमने जाए, शाम को किसी ठेले में पाव भाजी खाएं और अगले संडे घर पे रहे। तो वैसी वाली जिंदगी थी। लेकिन यार मैंने अपने लिए ना कुछ सपने बड़े देखे थे और मुझे लगता था, एक मौका ऐसा आया भी कि जब मुझे घर में बोला गया कि या तो ये अपने सपने चुन के तुम भाई घर छोड़ दो या वो कर लो। तो 6 अक्टूबर 2014 वो हुआ था दिन, तो मैंने नेक्स्ट डे घर छोड़ दिया। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कैसे क्या होगा, तकलीफ भी बहुत होती है। लेकिन मुझे लगता है ना भाई कि अगर आप समर्पित हो जाते हैं ना किसी एक ख्वाब के प्रति, आप समर्पित हो जाते हैं अपने उस गोल के प्रति और छोड़ देते हैं अपने आप को, आप उसको ब्रह्मांड बोल लो या ईश्वर बोल लो या आप अपनी अंतरात्मा बोल लो, तो मुझे लगता है कि आप जितने पड़ावों में आओगे ना, आपको उसमें क्या निर्णय लेना है ये डिसीजन भी वो खुद करवा देता है। आज मतलब मैं इतनी चीजें करता हूँ, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इतने सेलिब्रिटीज से कैसे मिलते हो, ये इतनी चीजें कैसे हो रही है। ट्रस्ट में भाई, जो मुझे जानते हैं, मैं इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही समय पे सही जगह पे बस पहुंच गया। मैंने वो तमाम गालियों को, जिल्लतों को, इग्नोरेंस को मैं बर्दाश्त करता गया। मतलब आज मुझे कोई चुटकी भी दिखा दे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। पर आप सोचो क्या क्या नहीं बोला होगा लोगों ने। और वो एक पल होता है कि रोना भी आता है, लेकिन फिर अगले पल लगता है कि ठीक है ना, किसने देखा है, आपको करना है। तो वो प्रोसेस से तब तब के जब आप निकलते हो, तो मुझे लगता है यार कि फिर आपको समझ आ जाता है कि यार ये सब चीजें ना लाइफ की चटनी चूरन है। आपको अपना एक मतलब हायर गोल आपको पता चल गया है, तो आप बस लगे रहते हो और फिर वो पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है। आपका काम है बस मेहनत करते रहना। बहुत से लोग क्या होता है भाई, प्लानिंग में पेशेंटली अपनी पूरी लाइफ निकाल देते, एग्जीक्यूशन में नहीं निकालते। मुझे लगता है कि आपको
एग्जीक्यूशन में बहुत फास्ट होना पड़ेगा। पेशेंस आपको दिखाने तो आप अपने रिजल्ट में दिखाओ। रिजल्ट्स में आप काम करते चलो, काम करते चलो, रिजल्ट को लेके पैनिक मत हो, क्योंकि वो आपके हाथ की चीज ही नहीं है। हमारा काम है कर्म करते चलो, और बस लगे रहोगे ना, तो मुझे मालूम है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो मेरे को इस पे पीछे मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी कि भाई आपको लगता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और क्या व्यू रखते हैं, तो आप एक सिंपल सा, कभी भी आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, सिर्फ रायपुर में घूम रहे हैं, तो आप सिंपल सा जाइए, सिग्नल में खड़े हो जाइए और सिग्नल में सबको आसपास ऑब्जर्व करिए। किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वो अपनी धुन में ही एक तरीके से बिजी है। तो हम लोग जो एक बंद कमरे में सोचते हैं कि यार मैं अगर ये करूँगा या कुछ करूँगा, जैसे हमको ये सीरीज स्टार्ट करनी थी तो हमने बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट हम कभी कर नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज था, कैसे अप्रोच करें, लोगों से कैसे मिले। फिर हमने बोला यार स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने पॉइंट बोला कि भाई जस्ट स्टार्ट करो, उसके बाद चीज़ें और कहीं ना कहीं कनेक्शंस आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसमें मैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एडमायर कर रहा हूँ आपकी, कि आपने जो इतने सारे नेटवर्क बनाए अपने, मेरे को लगता है करीब 600-700 जो रिलेटेड टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, रिलेटेड टू टीवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं। तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आपने अचीव किया और कैसे आप कनेक्शन बनाते हैं इन जनरल, जैसे आपको किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच करना है, जो कि कई लोग को ये काफ़ी हेल्प कर सकता है ये चीज़। इनिशियल मैंने जो किया, मतलब जब रविंद्र जैन से मिलने गया तो मुझे पता था अराउंड सुबह 11-12 लोग, हम 11-12 बजे से बैठे थे। लास्ट में 7 बजे तक का पेशेंस ना सिर्फ 3 लोग के पास था, बाकी सब जा चुके थे। कोई 2 बजे गया, कोई 4 बजे गया, कोई 6 बजे गया। मुझे पता है एक आदमी तो 6:45 बजे गया, यार सुबह से बहुत वेट कर रहा हूँ। बट हम बैठे थे कि यार अब अभी नहीं तो 1 घंटे बाद तो निकलना ही पड़ेगा उनको, जब हम इतना बैठे हैं। और जब मैं रविंद्र जैन जी ने भी बॉम्बे बुलाया तो उनके प्रोग्राम्स में बहुत से सेलिब्रिटीज़ आते थे। तो मैंने, लोग एक जो गलती करते हैं नेटवर्किंग में, वो क्या करते हैं कि पहली मुलाकात में ही या दूसरी मुलाकात में वो काम निकालने के पीछे लग जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप उनकी जगह अपने आप को रखिए कि कोई अचानक से एक आदमी आपके पास आए और आते ही बोले भैया मैं ये हूँ, आपसे मेरे को ये काम है, क्या आप उनको एंटरटेन करोगे? आप नहीं करोगे। बस बनिस्बत आपको कोई आदमी आके मिले कि यार मैं आपके काम को पसंद करता हूँ अंकुश भाई, और आपसे सीखने को मिलता है, और चलिए बस बेस्ट विशेष आपको, कभी मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना। तो आपके मन में ना उस आदमी की छवि जो है वो ज्यादा देर तक बैठेगी बनिस्बत जो आदमी आपसे पहली मुलाकात में काम मांग रहा है। तो मैंने आज तक, मैंने कभी, मतलब मुझे तो आज 12 साल हो गए बॉम्बे में जाते, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इवन एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में, मैंने कभी किसी से कोई काम आज तक नहीं मांगा। मैं शैलेश रोढ़ा, जिन्होंने मुझे पहली बार वाह वाह क्या बात है में बुलाया सब टीवी में, मैं बहुत टाइम से जाना चाह रहा था। शैलेश भैया मुझे जानते भी थे, बट मैंने कभी खुद से होकर शैलेश भैया को नहीं बोला कि यार भैया आप मुझे एक बार वाह वाह क्या बात है में बुलाइए। वो जब रायपुर एक आध बार शो में आया तो हम एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, तो मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उनको 1-2 बार अपनी पोइट्री सुनाई भी, तो समझ तो वो भी जाते होंगे। तो मुझे लगता था कि यार उनको पता है, अगर उनको जिस दिन लगेगा कि मैं उस चीज़ के लिए ठीक हूँ वो मुझे बुला लेंगे, और अगर नहीं लग रहा है तो मैं बोल भी दूंगा। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी जबान की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है नेटवर्किंग का एक रूल ये होना चाहिए, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड योर नेटवर्क, जो लोग बोल देते हैं ना नेटवर्क इज नेटवर्क, तो उसमें एक ना मिथ है, नेटवर्क इज नेटवर्क में लोग, अगर मैं मेरे ही जैसे 100 लोगों के साथ घूम रहा हूँ भाई, तो मैं बहुत बड़ा चुतियापा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होना है। तो नेटवर्किंग मेरे जैसे 40% लोग रहे, 30% तो मेरे से थोड़े ऊपर वाले रहे, जो पैसों में मेरे से बड़े हो, जो नॉलेज में मेरे से बड़े हो, जो एक्सपीरियंस में मेरे से बड़े हो, जो पॉपुलैरिटी में मेरे से बड़े हो, जहां से मुझे कुछ सीखने को मिले। और 20% तो मुझसे थोड़े नीचे वाले हो, जो मेरा काम है कि अगर जब बड़े लोग जो हैं, जो ज्ञान में होंगे, बड़ी चीज़ों में होंगे, तो वो अगर हमको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो पैरेलली साइमल्टेनियसली ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने साथ वालों को भी, जब आप सपोर्ट करोगे और नीचे वालों को भी अपलिफ्ट करोगे, तो आपसे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ना चाहेंगे। हर नेता जो जितना बेईमान हो, उसको अपने पीछे एक ईमानदार आदमी चाहिए। तो अगर हम वो बन जाए ना, कि हमको जैसे हमारे आसपास लोग चाहिए, अगर हम भी उनमें से एक बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप भी साल भर के अंदर अपनी नेटवर्किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि पिच कैसे करें, तो मुझे लगता है भाई आपको कुछ भी चीज़ करना हो ना, थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। हम बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक झिझक में मिस कर देते हैं। मतलब मुझे याद है कि एक संगीतकार थे मोंटी शर्मा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो।
तो ये बॉलीवुड के सबसे बड़े कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में प्यारेलाल जी के परिवार से आते हैं। Okay. मोंटी सर बॉलीवुड में लॉन्च हुए, इन्होंने संगीत दिया था रणबीर कपूर के फिल्म सांवरिया में, उसके बाद रामलीला और बहुत सारी मूवीज में मोंटी सर रहे। तो मैंने मोंटी सर के फेसबुक में मैसेज किया, हाय सर, हाउ आर यू, इट्स सो लॉन्ग, हम मिले ही नहीं है। तो 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आता है, हे यस दर्शन, इट्स सो लॉन्ग, कब मिल रहे हो, क्या मिल रहे हो? तो उन्होंने बोला चलो संडे मिलते हैं। तो 2 या 3 दिन बाद संडे था। तो आप बताओ, सिर्फ एक वो फेसबुक के मैसेज में, मुझे पता था वो आदमी बड़ा है, वो इतने लोग से मिलता होगा, मैंने सिर्फ एक ब्लफ गेम खेला, उन्होंने हाँ बोला, लेकिन फिर बारी थी मेरे एफर्ट लेने की। तो जब उन्होंने बोला संडे मिलते हैं, तो मैं 2 दिन बाद बॉम्बे पहुंच चुका था। अब पहले नहीं मिले थे उनसे? नहीं, कभी नहीं मिला था। मतलब आप मेरे सोशल मीडिया में भी देखेंगे ना, तो मेरे बहुत से ऐसे कांटेक्ट हैं जो कनेक्ट हैं या दोस्त बन चुके हैं हमारे, जिनसे बहुत से लोगों से मैं आज तक नहीं मिला हूँ। पर हम जब सोशल मीडिया के थ्रू बात होती है, यार इतना बड़ा माध्यम है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो हम लगे रहते हैं उसमें अपनी चीज़ों में। आपके पास इतना बड़ा टूल है, अगर आप कुछ अच्छे वैल्यू एडेड कंटेंट डालेंगे तो आप लोगों से कनेक्ट बना सकते हैं। हर आदमी बनाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि यूज सोशल मीडिया एज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर योर नेटवर्किंग, राइट। योर ब्रांड इमेज, क्योंकि आपकी हर स्टोरी, हर एक कमेंट, हर एक पोस्ट से आदमी आपको जज कर रहा है। हम जज कर लेते हैं। कोई आदमी अगर 3 दिन लैम्बोर्गिनी में घूमता है तो हमको लगने लगता है यार ये बहुत पैसे वाला है। कोई आदमी नॉर्मल, अब आप लोगों की स्टोरी से ना उनका एक कि वो किस Image तरीके का आप आदमी होगा, आप create कर इमेज सकते बिल्ड हैं। करने Yes, लगते हो। yes. तो आप जैसे इंसान बनना चाहते हो, आपको 24 घंटे उस चीजों में जीना होगा। आपकी पोस्ट, आपकी बातें, आपकी चीजें, आपके ख्यालात, वो उस तरीके से होना चाहिए। राइट, क्योंकि आपने मेरा जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई आप किसी से काम मत मांगिए, अगर उनको लगेगा, वो आपने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर दिया। क्योंकि मैंने कई लोग को सुना है या कई अच्छे कुछ सिंगर्स हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई आज की डेट में भी, अनु मलिक ने इंटरव्यू में बोला था कि आज की डेट में भी मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ काम मांगने, है ना। तो मेरे को भी ये लगता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं या कहीं पे भी आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं कि मेरे को एक्चुअल में काम चाहिए, जैसे आपने बोला कि मैंने काम नहीं मांगा बट लोगों को लगा कि हाँ एक्चुअल में देना चाहिए तो उन्होंने दिया, तो मेरा ये इसमें थोड़ा सा ये कॉन्ट्रा था। नहीं, अब इसमें मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। मैंने आपको बोला था कि एक कोई नया आदमी जब हमारे पास आता है और वो काम मांगेगा तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। राइट। अनु मलिक, उसने अपने काम से अपने आप को प्रूफ कर दिया है। वो उन लोगों के पास काम मांगने जा रहे हैं जो ऑलरेडी अनु मलिक के काम को जानते हैं। तो इसलिए अगर उन 10 में से 6 लोग शायद उनको कंसिडर कर ले, 4 नहीं करेंगे किसी ना किसी कारणवश। तो एक टाइम के बाद, जैसे मेरे साथ हो भाई, मैंने अभी एक फिल्म बनाई है, तो मैं बहुत से बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म है, मैं उनके इंडिया हेड को जानता हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोग को जानता हूँ जो उस पोस्ट पे बैठे हैं कि फिल्म बिक जाए। 2 साल हो गए मुझे फिल्म बनाया, मैं आज तक अपनी फिल्म बेच नहीं पाया। मैंने उनको भेजी फिल्म, पर मैं ये नहीं बोल पाया कि भाई मुझे बेचना है। मैंने ये बोला कि भाई मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, आप इसको देखो, आपको लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म के लायक हो तो मुझे रास्ता बताना क्या हो क्या करना है। ओके। क्योंकि काम मांगने की एक झिझक मुझे आज भी है, लेकिन हो सकता है कि 5 साल बाद जब मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा, मैं 2-5 फिल्में बना लूंगा, तो उसके बाद फिर मैं उनको डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ कि भाई आई वांट टू मेक दिस फिल्म, उसमें आपका ये सपोर्ट चाहिए, तब वो मुझे और सीरियसली लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। फिल्म आप बना रहे हैं तो उसके बारे में बताइए कि सिंगिंग से किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और क्या सोच है आपकी अपने आगे फ्यूचर को लेके। भाई मैं जब म्यूजिक शुरू किया था तो मैं स्कूल कॉलेज में था, और बीइंग इन अ मारवाड़ी फैमिली, हमारे में ये होता था कि लोग मुझसे पूछते थे करते क्या हो, तो मैं बोलता था कि गाना बजाना करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, कविताएं करता हूँ। तो बोलते थे बेटा वो तो ठीक है, काम क्या करते हो। और मुझे भी लगा कि यार इस चीज़ में ना स्ट्रगल बहुत है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और मैं शायद उतना मेहनती नहीं हूँ उन चीज़ों को लेके, उन रियाज या चीज़ों को लेके। और मुझे जब जब जो मौका मिलते गया ना, मैं उसके साथ बहता गया। मैं सिंगिंग करना चाहता था, और आज भी अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरी ज़िंदगी का ऐसा क्या काम है जो मैं एक्चुअल करना चाहता हूँ, तो सच बताऊँ भाई, मैं आज भी अगर मुझे मौका मिले ना कि सब चीज़ें बंद करके मैं सिर्फ भजन गाऊँ, तो मैं उससे ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकता। वहाँ से मैं जब शैलेश भैया से मिला, उन्होंने वाह वाह क्या बात है में बुलाया, मैंने एक एपिसोड किया, तो फिर उसके बाद मुझे एज अ कवि बुलाया जाने लगा। मैंने कवि सम्मेलन भी बहुत किए। मैं बम्बई जाता था तो कभी मुझे बोला गया कि चलो आज एंकरिंग कर लो। मैं सिंगिंग के लिए जाता था लेकिन कोई मौका नहीं दिया, तो क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था। मैं वहाँ तक पहुँच चुका था, उन्होंने बोला आज एंकरिंग करोगे, बोला चलो एंकरिंग कर लेते हैं। फिर 2013-14 के आसपास मुझे, क्योंकि पैसे भी चाहिए होंगे, तो मैंने एक व्यापार शुरू किया छोटा सा, और 2-3 साल उनमें मेहनत की, लेकिन बम्बई जाने का सिलसिला नहीं छोड़ा कि लोगों से कनेक्ट मिस मत हो जाए। 3-4-5 साल बम्बई जाता रहा, मिलता रहा लोगों से, और करते करते फिर मुझे एक चीज़ समझ आई यार कि
मुझे ना फिल्में बनाना है, आई वांट टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म। ओके। और उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होता है पैसा, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मैं बोला यार पैसा आ जाएगा उस दिन बना लेंगे, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसेस है किस तरीके से होती है, हम रेगुलर आके वो तो शुरू कर सकते हैं। तो यार बम्बई मुझ पर बहुत मेहरबान थी, और मैं लोगों से मिलते रहा, उनके शोज़ पे गया, बहुत बहुत सारी नेटवर्किंग की काम किया। और उन्हीं के बीच से कोविड के पास एक डायरेक्टर थे दीपक गर्ग, जिन्होंने देवों के देव, महादेव, सिया के राम, पृथ्वी वल्लभ, ये सारे शो में वो हेड डीओपी रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। ओके। उनने बोला दर्शन मेरे पास एक कहानी है और मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। हम हरियाणा सोच रहे हैं या यूपी सोच रहे हैं, वहाँ पे जंगलों में शूट करना है। तो मैं बोला भैया आप रायपुर क्यों नहीं सोच रहे हो? हम्म। तो बोला रायपुर भी कर सकते हैं। तो मैं बोला हम रायपुर के पास बारनौपारा बहुत अच्छा जंगल है, आपकी मोस्टली कहानी में आपको जो लोकेशंस चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी, और लोकल सपोर्ट में मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। तो मैंने सिर्फ एक इनवाइट किया था, मैंने उनसे काम नहीं मांगा ना उनने कुछ बोला। मैंने एक जनरस, जो मेरी आदत है कि इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, राइट। आप पहले दोगे तब आप किसी से कुछ मांग सकते हो। तो वो जब यहाँ आए, शूट होते होते, अब होता है कि जब वो आए हैं तो एक बिल बन जाता है चीज़ों का बड़ा। तो वो मैंने बोला कि यार भैया चलो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस Part of फिल्म एज अ this. प्रोड्यूसर। उनने भी सहर्ष स्वीकार किया और वो फिल्म बन के तैयार हुई। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमको ऐसा लगता है। और जिनको भी हमने दिखाई है, हमने 7 या 8 फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को भेजी, जिसमें से 6 में हमारी फिल्म अवार्ड भी लेके आई है। वाओ, ग्रेट। तो उसमें जो हमारे एक्टर थे वो अनुज शर्मा थे, बॉम्बे वाले, जिन्होंने हीरा मंडी में पैरेलल लीड किया था यस। ताहा शाह के अपोजिट। तो फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है भाई, हम पूरी मेहनत में लगे कि वो कहीं ना कहीं निकल जाए। हम विश करेंगे कि जल्दी आपकी हाँ। मूवी आए और धमाका मचा दे, तो क्योंकि काफ़ी अच्छा इंस्पायरिंग है ये। थैंक यू सो मच भाई। तो सिंगिंग से पोइट्री और ये चलता रहा, तो फिर मुझे एक लास्ट समझ आया कि यार मेरी ऑडियंस ना बड़ी कंफ्यूज हो गई, मेरे लोग कंफ्यूज होंगे, यस। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था, मेरे घर वाले कंफ्यूज थे कि मैं एक्चुअल करता क्या हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ कि पोइट्री करता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें बंद करते हैं। बिजनेस ज़रूरी है पैसों के लिए, तो बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, बट साथ में एक पैशन था फिल्म वाला। तो मुझे फिल्में बनाना है। और कोविड के बाद थोड़ी रील्स बनाना हमने शुरू की, ये सब बातें शुरू की। तो मुझे कुछ कॉलेजेस में बुलाया जाने लगा, तो मैं वहाँ टॉक्स देने गया, मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता था, तो यूथ को पसंद आने लगा। तो मुझे लगा यार ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने खुद की लाइफ से सीखा है, बहुत सारे लोगों को देख के सीखा है, तो वो अगर हम शेयर कर सकते हैं तो मुझे मज़ा आने लगा। इसलिए ये वाली चीज़ें एज ए कंटेंट क्रिएटर वाली जर्नी वो मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा था। ओके। दर्शन भाई, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं कि मेरे को लगता है कि जैसे आप भजन में हैं, तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली डीप कहीं पे भी आप स्पिरिचुअल तो हैं ही। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसी, जैसे कई लोग का रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, इसको अपना एक आइडल मान के जर्नी करते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा सर को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने पूरा बेस गीता ही को लेके अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। तो आपका बेसिकली इसमें किसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं भाई ये सब स्पिरिचुअलिटी को? मैं मानता हूँ जो आपने बात बोली रामायण है, गीता है, ये रिलीजियस चीज़ें हो गई, यस। और स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। कुछ लोग दोनों को भी सेम मानते हैं, वो उस लेवल पे आ जाते हैं। राइट। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये मेरा धर्म हो गया। पर जो मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता की तरफ जाता हूँ तो वो ध्यान हो जाता है। तो मुझे लगता है धर्म या प्रेयर वो है जहाँ आप ईश्वर से बात करते हैं, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन वो है जहाँ ईश्वर आपसे बात करता है। तो मैंने जब ध्यान शुरू किया, शुरू में तो बड़े मिक्स्ड एक्सपीरियंस होते थे, बहुत सारे मैंने ध्यान किए। मैंने पहले आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, वहाँ पे सीखा। उसके बाद मैं अवधूत बाबा के मेडिटेशंस को बहुत टाइम तक फॉलो किया। और पिछले कुछ वर्षों से भाई मुझे ध्यान की अलग अनुभूति हुई जब से मैंने ओशो के मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करी। ओके। हम पूना साल में मॉनसून फेस्टिवल होता है, तो हम 3-4-5 दिन के लिए चले जाते हैं, और सुबह से शाम दिन में 5-5 घंटा, 7-7 घंटा जब मेडिटेशन करते हैं। तो ओशो की खास बात ये रही कि वर्ल्ड के जितने पावरफुल मेडिटेशन थे, चाहे वो बुद्ध के द्वारा बताए हुए थे या महावीर या ज़ेन के द्वारा, ओशो ने उन सब ध्यान प्रक्रियाओं को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक नया आदमी भी उनके ध्यान को जब शुरू करता है तो वो पहले दिन, पहले क्षण से वो ध्यान करना स्टार्ट कर सकता है। ओके। तो जब आप करते रहेंगे, लोग क्या होता है कि 2 दिन मेडिटेशन करने बैठते हैं, उनको लगता है यार मेरे थॉट्स बहुत घूम रहे हैं। ये तो वही बात होगी ना कि आज रात आपकी शादी हुई है, आप बीवी के साथ सुहागरात मना के निकले हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 दिन बाद बच्चा हो जाए। इट विल टेक टाइम। आप आज जिम गए हैं, आपने आज 3 बार डंबल मारा और आप सोच रहे हैं कि मेरे 6 पैक बन जाए, इट विल टेक टाइम। यस। तो मेडिटेशन भी वो प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको 5 दिन में वो आपको जो चाहिए वो मिल जाए, और हो सकता है 5 जन्म में ना मिले।
अगर वो ध्यान, वो शांति आपको इतने जल्दी मिल रही होती तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि कोई 100 साल तपस्या करता था, कोई 50 साल तपस्या कर रहा है, तो आपका पर्पस क्या है उस चीज को लेके? राइट। मुझे लगता है कि मेरा जो पर्पस है ध्यान को लेके, अब वो हो गया शून्यता की तरफ। ओके। मतलब ना मुझे कोई गाली बक दे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ना कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे तो फर्क पड़ता है। जब आप शून्यता की तरफ बढ़ने लगते हो ना, तो आपको दिखता है कि आप अंदर कितने खाली हो। हर आदमी बटोरने में लगा है, चाहे आप धन बटोर रहे हैं, कुछ लोग इज्जत पद बटोर रहे हैं। प्रतिष्ठा इज्जत बटोर रहे हैं, कुछ लोग त्याग बटोर रहे हैं कि मैंने इतने उपवास कर लिए, मुझे इतना धर्म का वो है, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो वो भी बटोरना हुआ। लेकिन ये सारी चीजें आप यहाँ छोड़ के चले जाओगे, आप अंदर क्या लेके जाओगे यहाँ से? जब आप हायर कॉन्शियस की तरफ बढ़ोगे तो आप क्या लेके ट्रैवल कर रहे हो? तो भाई इस चीज का एहसास जो है ना, वो आपको स्पिरिचुअलिटी कराती है, और हर के लिए उसका एहसास अलग होता है। राइट। हम उसको, मतलब मुझे याद है कि एक बार एक मेडिटेशन टीचर ने बोला कि आप आंख बंद करिए और आपको देखिए, आपको लाल लाइट की अनुभूति होगी। तो 3-4 जो उनके स्टूडेंट जो ध्यान कर रहे थे ना, वो बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे। तो उन्होंने बोला, यार सर हमको तो येलो दिख रहा था। तो जो ध्यान गुरु भी होना चाहिए ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको ये बोला था कि हो सकता है आपको क्या अनुभूति हो रही है, आप बताओ। तो वो बताते कि सर मुझे पीली लाइट दिखी, या मुझे पूरा सफेद दिखा, या काला दिखा, या कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उनने बोल दिया लाल, वो उनका अनुभव था। राइट। तो हम क्या होता है कि हम अपने अनुभव से ज्यादा ना ध्यान में दूसरों को अनुभव को सुन के हम उसको पाने में लगे रहते हैं। राइट। तो हम अपना अनुभव मिस कर देते हैं, और वो चीज हम आज भी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने भी ये गलती की कि उसको देखो, उसने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया। भाई शायद मैं वैसा नहीं था। अगर मुझे, अब मेरे पापा बोलते थे कि भाई वो गोयल साहब के बेटे को देखो, वो क्लास में फर्स्ट आया, तो मुझे उस दिन बोल देना था कि गोयल साहब को भी तो देखो पापा, उन्होंने अपने बेटे को बाइक दिला दी है। गोयल साहब कार में घूम रहे हैं, आप और हम आज तक रिक्शे में घूम रहे हैं। मतलब कोई ऑफेंसिव नहीं, बट बता रहा हूँ। तो कंपैरिजन हमेशा किल करता है। आपका कंपैरिजन आपसे ही होना चाहिए कि 2024 में अंकुश कहाँ था, 2025 में अंकुश कहाँ है, या 2012 में दर्शन क्या कर रहा था, 2025 में दर्शन क्या कर रहा है। राइट। क्योंकि ना हम दुनिया वालों की चाह में भाई हमेशा ना अपनी चीजों को गवा भी देते हैं और खराब भी कर देते हैं। शायद हमें नीड नहीं होगी किसी चीज की, राइट। लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि यार भैया आपको ये अच्छा लगता है, आपको ऐसा करना चाहिए, और हमको लगता है कि भाई तू बोल रहा है तो कर लेना चाहिए। गलतियां होती है। यस। मैंने एक कार खरीदी थी, क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी एक्टिवा में घूमे। तो जब कार खरीदी 4 साल बाद, मुझे एक दोस्त ने रैंडम बोलना शुरू किया कि यार तेरे पे अब ये सूट नहीं करती, बड़ी गाड़ी लो, क्रेटा लो, क्रेटा लो, क्रेटा लो। और वो इतनी बैठ गई ना बात मन में कि भाई एक दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकला और मैं सीधा शोरूम चला गया। वो मेरी कार अच्छी खासी थी, मैंने बदल दी कि मुझे लगा कि नहीं यार, अब हम बड़े बन गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क पड़ता। अभी मेरे पास क्रेटा है, मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई अब आप कार बदल दो, बदल दो। तो मुझे लगता है कि नहीं, लोग मोबाइल पे वही करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता आईफोन 17 की ऐसी क्या दीवानगी है कि लोग हर साल मोबाइल बदल रहे हैं। यार मुझे लगता है इट्स योर हार्ड अर्न मनी, और आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हो, तब भी ये मार्केट गिमिक में मत जाओ। आप एक फोन खरीदो, जब तक वो मर नहीं जाता ना, तब तक यूज करो, और फिर नया लो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये थॉट है जो मुझे लगता है कि अगर हम उसको अपनाने लगे ना, पता सबको है, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। हम इसको कॉम्प्लेक्स करते, तो इसी पे ही मेरा एक और क्वेश्चन था आपका, जो हमारा डिस्कशन हुआ कि अभी जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हो रहा है, साथ में बहुत सारे हम लोग इन्फ्लुएंसर भी देखते हैं। स्पेशली अगर फाइनेंस में बात करें, स्टॉक मार्केट में बात करें, तो पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा था बहुत लोग ट्रेडिंग में आ गए थे, बहुत इजी मनी लग रहा था। उसके पीछे का एक मेन रीज़न ये भी था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लाइफ दिखाई, दुबई जाके लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं और बड़ी बड़ी महंगे होटल्स में रुक रहे हैं, वो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। तो उसके कारण मैक्सिमम थे, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत हर्ट होता है। कई लोग, जब मेरा जो स्टॉक आया था उसके बाद कई लोग के मेल्स आए, कई लोग के मैसेज आए, इवन रायपुर से भी कई लोग मिले कि सर हम लोगों ने इतने इतने पैसे लोन लेके मार्केट में लूज कर दिए। तो ये वो जो फैसिनेटिंग लाइफ दिखती है लोगों को, या जो लोग दिखाते हैं, उसको किस तरीके से एक आम पब्लिक को लेना चाहिए? क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं है। आप भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, तो हमारा कंटिन्यूसली मेहनत से ही हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, और ओवरनाइट तो कुछ भी कोई भी अचीव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपका क्या मैसेज है एक यूथ को? भाई ब्रो, मैंने भी ये चीजें की हुई है। कोविड में मैं भी दुबई था, तो मेरे एक दोस्त के घर पे रुका था, तो मैं लगभग 20-22 दिन दुबई था। तो मेरा जो दोस्त था ना, उसके पास ये बहुत सारी गाड़ियां थी। ओके। तो हम क्या होता था कि जिस कलर की शर्ट में निकले, हम उस कलर की कार लेके निकलते थे। तो मैंने देखा कि उससे ना मेरे फॉलोअर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हुए। मतलब हम भी, तो मुझे भी मजा आने लगा। तो हम आज लैम्बोर्गिनी में हैं, कल हमारी रोल्स रॉयस में रील्स आ रही है, फिर फरारी में आ रही है, और मैंने सारी गाड़ियां चलाई भी। मुझे ये लगता है कि गलती आपकी है।
कोई आपको दिखा रहा है, आप बहक जाओ, तो कमजोरी आपकी है। आप उसमें सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं दे सकते, आप उसमें किसी थॉट प्रोसेस को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि ये आज से नहीं, ये तो शुरू से होता आ रहा है। लोग आपको बताएंगे कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, आप घर में बना के देख लो कि क्या 2 मिनट में मैगी बनती है क्या। इतने टाइम से दिखाया जाता है कि संतूर साबुन से नहाने से जो है वो, मतलब जिसकी बेटी इतनी बड़ी है वो भी यंग दिख रही है, क्या ऐसा होता है क्या। तो जब हम उन बातों पे विश्वास नहीं करते तो हम ये कैसे विश्वास कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज पूरे हिंदुस्तान के हर घर में एक लैम्बोर्गिनी और एक रोल्स रॉयस खड़ी होती। राइट। और कभी भी कर्जा करके कोई चीज करना, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी मुझे दिखा रहा है, वो तो बेच के जा रहा है, तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। फैंसी लाइफ यार देखो, अगर कोई सोशल मीडिया में, मैं भी ऐसे बहुत से लोग को जानता हूँ जो एक्चुअल में भी दे आर मेकिंग ह्यूज मनी फ्रॉम स्टॉक, फ्रॉम फाइनेंस, और वो उस लेविश लाइफ को जीते हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं। और मैं कुछ ऐसे लोग को भी जानता हूँ कि जो मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन उनने अल्ट्रा लग्जरी लाइफ दिखाई हुई है। तो वो उनका शौक है, उनका पैशन है, मुझे गलत नहीं लगता। राइट। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। मैं उनकी जर्नी भी तो देखूं ना, हाँ। कि वो आदमी ने कितनी मेहनत की है, वो आदमी ने क्या क्या करके वहां पहुंचा Yes, है। yes. तो हम क्या होता है कि फाइनल भाई प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई मैं वो आज की डेट में वही, घूम रहा लोग क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा अपने आउटपुट पे फोकस करते हो यार, आप इनपुट पे फोकस ही नहीं करते। इसीलिए हम जो है वो फेलियर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे लो कि हमारा आउटपुट क्या रहता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, गलत है। आप अपने इनपुट पे फोकस कर लो कि भाई मुझे 10 बजे रोज सोना है। अगर आप रात को 10 बजे सोना शुरू कर दोगे तो आप सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली उठोगे। आपका आउटपुट है कि यार मुझे एक फ्लैट बॉडी चाहिए, फ्लैट टमी चाहिए, मुझे 6 पैक चाहिए, गलत है। मेरा इनपुट होना चाहिए कि मुझे डेली जिम जाना है, मुझे डेली वर्कआउट करना है, मुझे डाइट करना है, मुझे तली हुई चीजें नहीं खाना है, अपनी जबान पे कंट्रोल करना है, वो मेरा इनपुट है। Right. आपका आउटपुट है कि मुझे 4 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, गलत है भाई। आपका इनपुट होना चाहिए मुझे अच्छे कंटेंट बनाना है, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं क्या नई चीजें सिखा सकता हूं। आपका आउटपुट है कि मुझे मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का करना है, नहीं भाई। आपका इनपुट होना चाहिए कि मैं कैसे फाइनेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, कैसे लोगों ने पैसे बनाए हैं उस ट्रिक को सीखने की कोशिश करूं, और एक बेयर मिनिमम अमाउंट से मैं रिस्क लेते हुए आगे बढ़ूं कि जो पैसा अगर डूब भी जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। वो रिस्क को अगर आप पार करते हो तो उसमें 10% का रिस्क और ऐड करो, फिर आप आगे बढ़ो। मुझे अंकुश भाई कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, अगर वो देख के मैं वो गाड़ी खरीदूं तो पॉसिबल नहीं है। Right. आपकी जर्नी अलग है, आपका पेन अलग है। तो मुझे लगता है हर आदमी को, जैसे हम टूथब्रश मेरा आप यूज नहीं करोगे, आपका मैं यूज नहीं करूंगा, तो मैं आपके सपनों को कैसे जीऊंगा या मेरे सपनों को आप कैसे जियोगे। सो दर्शन भाई, जैसे मैं जितने आपकी जर्नी को समझ पाया हूँ, तो आपकी लाइफ को लेके जो बैलेंस्ड अप्रोच है ना, जैसे आपने बिजनेस भी किया, आपका जो पैशन है एज अ प्रोड्यूसर वो भी आप फॉलो कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या आपकी अप्रोच है टूवर्ड्स लाइफ। भाई लाइफ को लेके मेरी ये अप्रोच है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बॉम्बे में भी देखता हूँ कि लोग भागे पड़े हैं, हम यहाँ भी देख रहे हैं हम भागे पड़े हैं, और उस चीज़ का कोई अंत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपना एक मार्क तो सेट करना ही पड़ेगा। अगर एक गाड़ी आप खरीद रहे हैं, आप सोचिए आगे उन 4 टायर में एक टायर साइकिल का हो, एक एक्टिवा का हो, एक कार का हो और एक ट्रैक्टर का हो, तो वो कार नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और मेरी फैमिली बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, मैं सोशली बहुत कम इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो लाइफ में बैलेंस आएगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपको हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। अब क्या हो गया है, सक्सेस के पैमाने हर लोगों के लिए अलग हो गए हैं। यस। हमारे समाज ने या हमारे लोगों ने या हमारी थॉट प्रोसेस में ये आ गया है कि जिसकी जेब में जितना पैसा है भाई वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि जिनके बैंक में 100 करोड़ 1000 करोड़ होंगे, लेकिन शायद उनके बच्चों से उनकी बातचीत नहीं है, या उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, या उनके दोस्त नहीं है। तो क्या वो सक्सेसफुल है? मुझे लगता है नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को सिर्फ अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो अपने आप को सफल मानूंगा, मैं तब मानूंगा कि यार मेरे पास पैसे भी ठीक ठाक हो कि मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकूं, मैं अपने सारे शौक को पूरा कर सकूं, और उसके बाद एक अच्छी खासी सेविंग हो। बट जब मैं रात को अगर निकलता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बियर एंजॉय कर सकूं, मैं अपनी फैमिली के साथ खूब समय बिता सकूं, जहां ये ना हो कि इस टेबल पे बैठे हैं तो मेरे उठने के बाद लोग मेरी बुराई कर रहे हैं और किसी और के उठने के बाद हम उनकी बुराई कर रहे हैं। रिश्तों में वो मिठास, वो अपनापन तभी आएगा जब हम उनके कुछ गलतियों को इग्नोर करना शुरू कर दें।
राइट। आज ये हो गया है कि अगर एक टेबल पे हम 5 दोस्त बैठे हैं और 2 उठ के जाते हैं, तो वो जो 3 बैठे हैं वो सबसे पहले उन 2 की बुराई करते हैं। तो आप सोचो वो आपके साथ भी होगा। तो जब आपको लगता है कि उनमें वो खामियां है, वो बुराई है, तो आप उनके साथ घूमना बंद कर दो, आप उनके साथ बैठना बंद कर दो। और आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो कमियां जो आपको लगती है आप उनको अकेले में बता दो कि यार शायद मुझे आपकी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वो समझदार होंगे तो वो करेंगे, और नहीं कर रहे तो फिर आप उन चीज़ों को इग्नोर करो या उस इंसान को इग्नोर करो। ग्रेट। तो बैलेंस आपकी लाइफ में एक हायरार्की की तरह आता है। सबसे पहले इंसान की जद्दोजहद होती है रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये 3 चीज़ें आप फुलफिल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको सोशल लाइफ में एक्टिव होना चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए, आप उसके बाद समाज में एक्टिव होते हैं, और एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्टिव होना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज से आपको मिली है, राष्ट्र से आपको मिली है, या लोगों को आप कैसे मदद करोगे, चाहे वो छोटी हो, तो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो एक कंप्लीट साइकिल होती है भाई, जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को ना डिफाइन करता है। वरना लोग क्या सोच रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि भाई मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ या अपने जॉब, अपने बिजनेस को अपनी फैमिली के साथ में कैसे सामंजस्य में बैठा रहा हूँ। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो आप उससे जब पार पाते हो ना, तो फिर आपको उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। राइट। तो इसी चीज के कारण हमने भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू करी, और उसके कारण ना हमारी लाइफ के बाकी सेक्टर्स में भी मुझे बहुत सारे पॉजिटिव चेंज मिले। ओके, तो जब उसके आप बारे और में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज दैट। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, तो मुझे लगा कि यार बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सिर्फ बिजनेस और रेफरल्स पे काम कर रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो जो सिर्फ चैरिटी पे काम कर रही है, कुछ चैरिटी या फेलोशिप पे काम कर रही है, और कुछ ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इन चीजों पे काम कर रही है। एक बहुत बड़ा नीश खाली था जहां पे हम खुद पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा रोलबोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो रोलबोल का फुल फॉर्म है रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। तो ये अपने नाम से डिस्क्रिप्टिव है कि शेष जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए, जो बीत चुका है वो बीत गया है, आने वाले भविष्य को कैसे अच्छा बनाए आज में जीते हुए। तो उस थीम को लेके हम जब आगे बढ़े तो हमने इसका नीच डिसाइड किया, इट्स अ लाइफ मैनेजमेंट कम्युनिटी, ओके। जहाँ पे हम जो भी मेंबर्स होंगे उनकी ओवरऑल लाइफ बैलेंस कैसे हो। तो हमने इसके 4 वर्टिकल डिजाइन किए, जिसमें पहला होता है रोलबोल लाइफ स्टाइल, तो जिसमें रेगुलर आपके फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, रिट्रीट्स, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, इस तरीके की एक्टिविटीज होती है। सेकेंड इज रोलबुल लर्निंग, जहां आप अपने नॉलेज को कैसे अपग्रेड करेंगे, अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, वर्कशॉप के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू आप एक्सपर्ट से सीखते हैं, नई चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, तो वो रोलबुल लर्निंग में होता है। थर्ड इज रोलबुल सोशल, आप इस सोसाइटी के प्रति आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको कैसे पूरा करते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो दान करे, हर आदमी चाहता है अच्छा काम करे, लेकिन लास्ट में एक ही शिकायत होती है कि भाई सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं। पर लेकिन मैं अगर 100 लोगों को खाना खिलाना चाह रहा हूं तो मेरा आउटपुट है 100 लोग को खाना खिलाना, मेरा जेब अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन ये होगा कि मैं 10 लोगों को तो खिला सकता हूँ। तो मैंने 10 लोग के पैसे दिए, 20 के पैसे मैंने अंकुश भाई से ले लिए, हमारे कैमरामैन से हमने 20-20 के पैसे ले लिए, 2 दोस्तों से ले लिया, तो मेरा एंड पर्पस सॉल्व हो गया। मैं 100 लोगों को खाना खिला रहा हूँ और सबका थोड़ा थोड़ा अंश मिल गया। तो हमने इसमें चैरिटी भी इस तरीके से डिजाइन की कि हम छोटी छोटी चीजों में कैसे खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं भी दे रहा है तो एटलीस्ट वो खाना बांटने के टाइम में तो आ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव सोशल के थ्रू हमने इसमें जोड़े हैं। एंड फोर्थ इज रोलबुल कनेक्ट, कि आप कैसे अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, हम कैसे एक दूसरे की मदद करना सीखें। तो इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक वाली चीजें हैं कि हम कैसे दूसरों की मदद करना सीखे, शुरू करें। उन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली फिर आपकी भी जो मदद है ना वो हो जाती है। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यूएसपी है वो है SIGs, दैट इज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अगर हम 100 मेंबर हैं अभी रायपुर चैप्टर में, तो हर का इंटरेस्ट शायद मेडिटेशन में ना हो, हर का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ना हो, हर का इंटरेस्ट बुक रीडिंग में ना हो, तो छोटे छोटे ग्रुप में भी जो 10 को मेडिटेशन का इंटरेस्ट है उन्होंने अपना एक सब ग्रुप बना लिया, जो 10 को स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है उन्होंने अपना एक सब ग्रुप बना लिया, रीडर्स बुक क्लब बनाए, फूडीज बनाए, मूवीज गैंग है, अलग अलग ग्रुप बन गए। तो आप बताइए ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप महीने में एक बार मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप मिलता है कि जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप डेली कुछ ना कुछ कर सकते हो। आप संडे को सुबह मेडिटेशन करके दोपहर को फूडीज में खाना खा के आप मंडे पिकल बॉल खेलने जा सकते हो, ट्यूसडे को आप बिजनेस कनेक्ट वाली SIG में बैठ के, वेडनेसडे को रीडर्स बुक क्लब में बुक पढ़ सकते हो, थर्सडे को आप फिल्म जा सकते हो, फ्राइडे एक हमारी SIG मधुशाला है जिनको थोड़ा बहुत शौक है तो वो बैठ के उन दोस्तों के साथ पॉजिटिवली
एक बियर पे कैसे अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगेन ट्रैवल बडीज है कि सैटरडे संडे आसपास की कुछ जगह एक्सप्लोर करना है, तो देयर इज अ लॉट फॉर यू जिसमें आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को स्मार्टली डिजाइन कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि हमारे पास फेसबुक में तो शायद 5,000 दोस्त होंगे, इंस्टाग्राम में भी इतने फॉलोअर्स होंगे। कई बार मेरे साथ भी होता है कि एक्चुअल कभी एक ऐसा मौका आता है कि 2 दोस्त नहीं मिलते कि हम साथ में कहीं बैठ के कुछ खा सकें। यस, तो यहाँ पे एक लाइक माइंडेड लोगों का जब ग्रुप मिलता है जो गो टुगेदर ग्रो टुगेदर के माइंडसेट के साथ जब बात करता है, तो वो आपको भी इंस्पायर करता है, आपको भी लगता है कि यार हाँ, मतलब हमें अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाना है। सुदर्शन भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, काफ़ी मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि अगर लेट्स से दर्शन साखला को अगर मैं एज अ 20 ईयर्स का एक लड़का बना देता हूँ आज की डेट में, तो वैसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने लाइफ में की है और वो आप एक्चुअल में जाके सुधारना चाहेंगे? भाई पहली चीज़, मैं अपने 20 साल वाले दर्शन को ये बोलना चाहूँगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो लोग क्या सोचते हैं उनको उस चीज़ों में रहने दो, आप बिल्कुल ध्यान मत दो। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने बहुत लेट शुरू की कि डेली मिनिमम 10 पेज पढ़ा करो, नए लोगों से मिला करो। उतार चढ़ाव चलते रहेंगे लाइफ का, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है एक्शन करते रहो, और मुझे लगता है एंग्जाइटी का सबसे बड़ा इलाज ही है एक्शन। तो बस उसी पे फोकस करो, भगवान पे विश्वास रखो और दृढ़ करो, और बस यार समय बर्बाद मत करो। दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। तो दर्शन भाई, हम हमारे गेस्ट जो भी आते हैं हम उनके साथ एक रैपिड फायर राउंड प्ले करते हैं, तो आपके साथ भी कुछ रैपिड फायर करते हैं और आपको बहुत ही क्विक आंसर्स देना है, विदाउट आपको थॉट्स नहीं लेने उस पर। पक्का। तो कुछ क्वेश्चंस मेरी टीम ने बना के रखे हैं आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फिल्म बनती है तो उसका क्या नाम होगा? ऑलरेडी बन चुकी है भाई एक फिल्म, पर टाइटल ये भी होना चाहिए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इट्स योर लाइफ, अपने हिसाब से अपनी शर्तों पे जीते रहो। ब्यूटीफुल। आपको अभी तक सबसे अजीब बिजनेस आइडिया कौन सा है जो आपको लगता है बहुत ही अनकॉमन था और बहुत ही अलग सा ही था, टेढ़ा भाई सा था? हर दिन आते रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब परसों रात तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन बहुत कम है, तो क्यों ना हम पुलिस स्टेशन की फ्रेंचाइजी बना के लोगों को देना शुरू कर दें। क्रेजी क्रेजी। और अगर आपको बोले कि महीने में आपको एक बार ही खाना खाना है तो वो कौन सा आपका फेवरेट फूड है जो आप भाई खा दाल सकते? चावल। वाह, होम फूड। और अगर मैं बोलूँ भजन गायन या बोर्ड रूम मीटिंग, उसमें आप क्या चूज करेंगे? भजन गायन। ग्रेट। एक बॉलीवुड का अभिनेता जो अपना बिजनेस पार्टनर आप बनाना चाहें, उसको किसको बनाएंगे आप? भाई ऐसे तो 3 है, बट अगर एक चूज करना होगा तो दैट इज सुनील शेट्टी। ओके। और अगर 3 चूज करने का मौका मिले तो दैट इज सुनील शेट्टी, अजय देवगन एंड शाहरुख खान। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सबसे, अगर आपने अपने जो भी आपके ऑफिस में काम करते हैं उससे सबसे अजीबो गरीब आपने या मज़ेदार बहाना क्या सुना है अपने एम्प्लॉयज़ से? बहुत सारा कि सर, मतलब मुझे मेरे फैक्ट्री का एक स्टाफ याद है, उसने आया छुट्टी देने के लिए कि सर मेरा बेटा हुआ है मुझे जाने दो। मतलब पिछले 2 साल से तो तू घर ही नहीं गया। तो उसके बाद उस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। बोले हमारे में ऐसे ही होता है सर, अब बच्चा हो गया है, मुझे घर जाना है। ग्रेट ग्रेट। और अगर आप तुरंत किसी एक कला या कौशल के माहिर हो सकते हैं तो वो क्या होगा, एक सिंगल भाई चीज़ के? वो होगा अपनी पर्सनालिटी और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इतना सुदृढ़ बनाना कि मैं अपनी बातों को, जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे शब्दों से लोगों को कह सकूं, और मेरे शब्दों से जाने अनजाने में भी ना किसी का दिल ना दुखे। आपको क्या पसंद है? आपको कॉफ़ी पसंद है, टी पसंद है या एनर्जी ड्रिंक पसंद भाई है? बियर। वो ग्रेट। हमने उस पर नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐड कर देना ऑप्शन। और अगर एक दिन आपको मिले कि आप इनविजिबल हो जाएं, राइट, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अगर आप मिस्टर इंडिया बन गए तो? भाई मैं सिर्फ सोऊंगा और बस रेस्ट करूंगा। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच दर्शन भाई, इतना टाइम निकालने के लिए और काफ़ी सारे इनपुट्स देने के लिए। होप ऑडियंस को से आपसे काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग के लिए भी मिलेंगी। और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं और अगर आप चाहते हैं कि दर्शन भाई के साथ हम लोग और पॉडकास्ट नेक्स्ट कुछ सीरीज़ लेके आए, कोई इनपुट्स लेके आए, तो डेफिनेटली हमको कमेंट में बताइए ताकि हम इस तरीके के गेस्ट लेके आएँ। या आपके माइंड में कोई गेस्ट है जिसको आप चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट बुलाएं, तो आप डेफिनेटली कमेंट में हमको बताइए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उनको बुलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच दर्शन भाई। थैंक यू सो मच भाई।